कामरान, ये चेयरमैन है प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन काजी हुसैन अहमद के, और पीछे रो में भी सारे अहदेदारान हैं हमारे प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के। आज सबसे पहले तो मैं आप सब जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स और चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और जो इशू के बारे में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसको कवरेज दी, और हमेशा से आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव रवैया रहा है, बिहेवियर रहा है। हमें आपकी वसासत से हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और जो मुताल्लिका ऑफिशियल्स है उन तक हमारा पैगाम पहुंचा रहा है, उसके लिए शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप इस दफ़ा भी फुल कवरेज देंगे और हमारी आवाज़ बनेंगे। सबसे पहले मैं एजेंडे पे आऊँगा। जो एजेंडा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो 4-5 मोटी बातें हैं कि वो उसके बारे में हम डिटेल बाद में बताएंगे। सबसे पहले पे रेज या स्टिपेंड रेज के बारे में, जो ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग FCPS या MCPS या डिप्लोमा ट्रेनिंग करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट MBBS के बाद, उनकी तनख्वाहें जो 5-6 साल से नहीं बढ़ी, उसके बारे में कई दफ़ा याद दहानियाँ हुई है और उसके बारे में मीटिंग्स हुई है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो अभी हर 6 महीने बाद नए ट्रेनी डॉक्टर इंडक्ट हो जाते हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके सिलसिले में भी एक इशू आया हुआ है कि आधे लोग इंडक्ट हो रहे हैं और आधे नहीं हो पा रहे हैं, और उसको जवाब बनाया गया है कि फंड की कमी है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा चेंज ऑफ सुपरवाइजर, ये जो ट्रेनी टीचिंग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एक सुपरवाइज़र के साथ ट्रेनिंग करते हैं जो ऑलरेडी उनके असातिज़ा होते हैं, तो वो ये ऑप्शन होता है, ये उसूल है, और उनको इजाज़त होती है कि वो अगर किसी हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल जाना चाहें उसूलों के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक, तो वो जा सकते हैं। मसलन कोई पेशावर में या LRH में है और वो मर्दाना जाना चाहता है या सवात जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, लेकिन अरसा दराज से उस पर भी गैर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा चौथा जो इशू है वो एबटाबाद और सवात और मर्दान, ये हॉस्पिटल कैटेगरी B में काउंट होते थे, लेकिन वहाँ पे हर डॉक्टर को तो तनख्वाह कैटेगरी B वाली मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स को अभी तक कैटेगरी A वाली जो कम है वो मिल रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। 5 डॉक्टर सिबगतुल्लाह दावड़ हमारे प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के सदर है बनू रीजन के। खलीफा गुल नवाज में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया थे, उनके साथ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, मेरिट वायलेशन हुई थी, कुछ भर्तियाँ हुई थी गैर कानूनी, तो उसको भी बरतरफ किया गया है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं ये जो पे रेज है, TMOs होते कौन हैं। सबसे पहले इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि TMOs वो डॉक्टर हैं जो MBBS करते हैं, ठीक है, मैट्रिक के टॉपर होते हैं, FSC में टॉप करते हैं, फिर MDK टेस्ट होता है वो देते हैं, फिर 5 साल पढ़ते पढ़ते इतने सारे पर्चे दे के मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं, फिर वो उसके बाद पार्ट 1 FCPS देते हैं, फिर उसके बाद PGMI का पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एक टेस्ट होता है इंडक्शन, ETA टेस्ट, वो दे के पास होने के बाद मेरिट में आते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल एलोकेशन होती है, इतनी मुश्किल से एक TMO बनता है, ठीक है, दहाइयाँ लगती है, साल नहीं लगते एक TMO बनने में। और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं सबसे ज़्यादा ड्यूटियाँ वो करते हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी पे होते हैं, इमरजेंसी वो कवर करते हैं, रात को वो ड्यूटी पे होते हैं, OT में वो काम करते हैं, OPD वो चलाते हैं, और मायूसी वहाँ हो जाती है जब उनको तनख्वाह बर वक्त नहीं मिलती, जब उनको उनकी मेहनत के मुताबिक सिला नहीं मिलता। पाकिस्तान के जिस भी सूबे जाएं, इस्लामाबाद जाएं, हर जगह TMO की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा है। ये तब्दीली वाली सरकार जो वादे करते रही थी कि डॉक्टरों की हालत हमने बदल दी, अस्पताल हमने ठीक कर दिए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 के बाद कोई इजाफा नहीं हुआ। हर साल सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है, कभी 10%, कभी 20%, इस साल सुना है कि 30-35% हो रहा है, लेकिन TMO की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ 2017 के बाद।
وہ سب سے کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں اسپتال میں, دن رات کام کرتے ہیں, 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن ان کو محنت کے مطابق صلہ نہیں مل رہا. وعدے وہی بہت ہوتے رہے, کبھی کہتے ہیں کہ 50% بڑھا دیں گے, حالانکہ بنتا تو یہ کہ 100% بڑھا دیا جائے. 50% بڑھانے کے بعد پھر 30 کبھی 20 پہ بات آ جاتی ہے, اور 20 کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کب نوٹیفیکیشن ہوگا. اب سب کو پتہ ہے جب تک سرکاری کسی کام میں نوٹیفیکیشن نہ آ جائے تو اس وقت وہ کام کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے. تو ابھی تک کوئی اضافہ نہیں ہوا, وعدوں پہ ٹرکایا جاتا ہے. منسٹر ہیلتھ جو خود بھی ڈاکٹر ہیں, خود بھی اسی ادارے کے سربراہ رہے ہیں جہاں سے ٹی ایم او کی تنخواہ ملتی ہے, پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشن کے یہ سی او اور ڈین رہے ہیں. ان کو صحیح تدارک ہے کہ ٹی ایم اوز کے مسئلے کیا ہے اور یہ حل کیسے ہوں گے. اب خود وزیر صحت ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, ہمیں بہت امید تھی کہ یہ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی, ان کی ڈاکٹر کش جو پالیسیاں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد جو ہمارے حوصلے بڑھے تھے اور ہمیں امید ملی تھی, اس کے مطابق ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے. ہم اسی پریس کانفرنس کی وساطت سے حکومتی وقت سے مطالبہ کرتے ہیں, اور خاص کر ریاض انور صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی ایم او کی تنخواہ فی الفور بڑھا دی جائے. 50% اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو باقی سرکاری نوکر ہیں جن کی ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے تنخواہ میں, ان کی اتنی تو بڑھا دے, 35-30% تو کر دے, اور یہ فی الفور کر دے. کئی دفعہ ہم مل چکے ہیں, ہم ریاض انور صاحب کے ساتھ بھی مل چکے ہیں اس سلسلے میں. ہم پی جی ایم آئی کے موجودہ سی او ڈاکٹر صاحبزادہ محمود نور کے ساتھ بھی مل چکے ہیں. ہم ریٹن لیٹر دے چکے ہیں, وہ لیٹر بھیجا گیا تھا فائنینس ڈپارٹمنٹ. اب سنا ہے کہ کل پرسوں اس پہ کوئی آبزرویشن آئی ہے. انشاءاللہ ہم اس آبزرویشنس کو دیکھیں گے, اس کے مطابق ہم بھی جواب جمع کریں گے. لیکن امید کرتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریاض انور صاحب پرسنلی اس کیس کو پرسو کریں گے. اور جو آبزرویشنز آئی ہیں یہ نارمل روٹین ہے, آبزرویشن آ جاتی ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ ریڈ ٹیپزم ہو جائے اور فائلوں کی سرخانے میں پڑ جائے. ہم اسی پریس کانفرنس سے یہ حکومت کو اعلان کرتے ہیں کہ اگر جلد از جلد یہ اضافہ نہ کیا گیا تو ہمارے پاس ہر اقدام موجود ہے. ہم احتجاج پر جا سکتے ہیں اور ہم احتجاج پر جائیں گے, کیونکہ یہ ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے. ہم جسٹیفائڈ جو اضافہ ہونا چاہیے ٹی ایم او کی تنخواہ میں ہم وہی مانگ رہے ہیں. ہم کوئی ناجائز اضافہ نہیں مانگ رہے. 5 سال سے اضافہ نہیں ہوا. پورے تمام صوبوں اور مرکز سے ٹی ایم او کی تنخواہ خیبر پختونخوا میں سب سے کم ہے. سب سے زیادہ محنت ڈاکٹروں میں یہی ٹی ایم او کرتے ہیں. تو کیوں ان کی تنخواہ میں اضافہ؟ تنخواہ بھی ہم نہیں بول سکتے, وظیفہ ملتا ہے ان کو, اسٹیپنڈ بولتا ہے. کیوں ان کے وظائف میں اضافہ نہیں ہو پا رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آبزرویشن آ رہی ہے؟ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے تو یہ خزانہ صرف ٹی ایم اوز کے لیے خالی ہے؟ آیا یہ خزانہ جو ای ڈی پی اسکیم کل پرسوں اربوں روپے کی منظوری ہے اس کے لیے خزانہ خالی نہیں ہے؟ اربوں روپے کے ٹینڈر جو نکلتے ہیں روڈوں کے لیے وہ خزانہ خالی نہیں ہے؟ اگر صدر 200 500 لوگوں کو حج پہ لے جا رہا ہے اس کے لیے تنخواہ ان کے لیے خزانہ تو خالی نہیں ہے. یہ صرف غریب ٹی ایم او کے لیے خزانہ خالی ہے. ہر وقت ان کا خزانہ خالی ہوتا ہے, لیکن ان کے سیاستدانوں کے تللوں کے لیے تو خزانہ کبھی خالی نہیں ہوا. غریب عوام کا ٹیکس جاتا کہاں پہ ہے؟ اگر ڈاکٹرز کو صحت ایک بنیادی سہولت ہے, اگر اس پہ پیسے نہیں لگتے, تعلیم ایک بنیادی سہولت ہے, اور سب سے زیادہ محکمہ صحت میں ٹی ایم اوز کام کرتے ہیں, سب سے زیادہ محنت وہ کرتے ہیں, 24 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں, تو کیوں ان کے تنخواہ پہ وظائف میں 5 سال اضافہ ہونے پہ بھی آبزرویشن آ رہی ہے؟ تو ہم احتجاج پہ جائیں گے. ہم حکومت کو یہاں برملا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلد اپنے احتجاجی عمل کا اعلان کریں گے اگر یہ آبزرویشنز اور یہ منظوری جلد از جلد نہ ہوئی. اچھا, دوسری بات پہ جو انڈکشن کا سلسلہ ہے, یہاں ہمارے ساتھ وہ متاثرین بھی بیٹھے ہیں جو اس انڈکشن میں ان کو سیٹیں نہیں ملی, حالانکہ وہ میرٹ میں آ گئے تھے. پی جی ایم آئی ہر 6 مہینے بعد, پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشن ہر 6 مہینے بعد ہسپتالوں میں نئے ٹیموں کی انڈکشن کرتی ہے. اس دفعہ بھی حسب معمول وہ سلسلہ جا رہا تھا. میرٹ بھی ان کی بن گئی تھی. ان کو ایلوکیٹڈ سلاٹس جو ہوتی ہیں, ہر وارڈ میں محدود تعداد میں ٹی ایم او جا سکتی ہیں. وہ سی پی ایس پی کے اصول ہے کالج آف فزیشین اور سرجنز پاکستان کا. اسی اصول کے مطابق جو سپروائزرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ محدود تعداد میں ٹرینیز انڈکشن کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے سپروائزر سلاٹس ہیں ان سب سلاٹس پہ ٹرینیز میڈیکل آفیسر کی انڈکشن کی جائے, اور یہ ہونے بھی جا رہا تھا. پھر وہی بات
पुरानी राग अलापने लगे कि फंड्स की कमी है तो हम सारे ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर को नहीं ले सकते। और ये वही ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स है जो MBBS करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, पार्ट 1 पास करते हैं, PGMI का टेस्ट देते हैं, फिर मेरिट में दुआ कर करके आ जाते हैं। और मेरिट में आने के बाद इनको स्लॉट एलोकेशन भी हो गई थी, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया था। फिर पता नहीं क्यों क्या हुआ कि 690 मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स की का ऑर्डर आ गया, बाकी 140 और 30-40 और तकरीबन 200 से ऊपर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स जो उनकी इंडक्शन होनी थी वो बीच में रुक गई। इस सिलसिले में फिर वजीर सेहत ने वर्बल रीअश्योरेंसेस दी है कि ये इनकी इंडक्शन हो जाएगी, इनका ऑर्डर निकल आएगा। लेकिन जब तक इन रिटर्न हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं जाता, पीजीएमआई कुछ नहीं कर सकती। पीजीएमआई ने अपना काम पूरा किया हुआ है, पीजीएमआई ने इनकी मेरिट बनाई है, स्लॉट एलोकेशन की है और इन रिटर्न हेल्थ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को समरी भेजी है कि हमें फंड सेंक्शन किया जाए। कल फॉलो अप मीटिंग भी पीजीएमआई की होगी हेल्थ मिनिस्टर के साथ। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट के कोर्ट में बाल है कि वो कब मंजूरी करते हैं। अगर वो जल्द मंजूरी नहीं करते तो हम अपने एहतजाजी अमल का ऐलान एक आध दिन में कर देंगे। फिर ये ना बोलें कि हमें बताया नहीं गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसासत से हम आज अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तीसरा इशू जो कैटेगरी बी ATH का है, मैंने थोड़ी बात की अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की। वहाँ पे ये था कि पहले ये कैटेगरी ए में शामिल था, 2-3 साल पहले ये कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर को या हाउस ऑफिसर को कैटेगरी बी की तनख्वाह नहीं मिली। हालांकि ये अप्रूव्ड समरी है। पिछले दौरी हुकूमत में जब तैमूर जगड़ा साहब वजीर सेहत थे तो उन्होंने बार बार रीअश्योरेंसेस कराई थी कि ये हो जाएगा, अप्रूव्ड है, अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि स्वीपर से लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक, प्रोफेसर से लेके चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट तक सबको कैटेगरी बी की तनख्वाहें मिल रही हैं। ये बेचारा TMO और हाउस ऑफिसर को क्यों नहीं मिल रही? मर्दान वालों को मिल रही है वो कैटेगरी बी में, जामिल सवात वालों को मिल रही है, एक एबटाबाद टीचिंग हॉस्पिटल वालों को ये क्यों इम्तियाजी सलूक हो रहा है? अगर ये नहीं मिलती तो हम अयूब से स्टार्ट करेंगे एहतजाजी अमल का। सब TMOs को वहाँ पे कॉल देंगे स्ट्राइक की प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, और फिर अयूब वाले जाने और उनका काम जाने कैसे हल करते हैं, एक दिन में हल करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, चौथा इशू चेंज ऑफ सुपरवाइजर का। चेंज ऑफ सुपरवाइजर हर ट्रेनी का हक है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेनी एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग शुरू करे और वो 4 या 5 साल उधर ही गुजारे। ये CPSP के रूल्स हैं, PGMI के भी रूल्स थे, ये हर साल होता रहा है। 1-2 साल हो गए ये सिलसिला बंद हो गया है। क्यों? PGMI अपनी आसानी के लिए कि उनको मेरिट लिस्ट बनाना पड़ेगा, कागजात का पलंदा देखना पड़ेगा, अपनी आसानी के लिए एक ट्रेनी जो पेशावर से सवात जाना चाहता है, मेरिट की कोई वायलेशन नहीं होती। मैं इस सिलसिले में PGMI से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए। कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई इन्होंने अभी तक, ठीक है। उसी पॉलिसी के तहत कि कोई मेरिट वायलेट भी ना हो, एक तरीक़ाकार के मुताबिक, एक मैकेनिज्म के मुताबिक एक ट्रेनी अगर कहीं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, उसके घरेलू मसाइल है, इसको कोई और इशू है, तो वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा सके। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि जल्द पॉलिसी बन जाएगी और ये PDM की हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये तारिक इंसाफ की तरह डॉक्टर पुश पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ जारी नहीं रखेंगे और पॉलिसियाँ बहुत जल्द चेंज हो जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा इशू बनू का, आखिर में मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। डॉक्टर सिबगत दावड़ साहब जो हमारे सदर हैं बनू डिवीज़न के, और वो एनेस्थीसिया के प्रोफेसर थे, और वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट हो रही थी PTI के दौर में, जो अकरबा परवरी हो रही थी, वहाँ पे टेक्नीशियंस भर्ती हो रहे थे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, उसको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। वहाँ के जो BOG मेंबरान थे या उस वक्त के जो MPAs MNAs थे PTI के, उन्होंने अपने लोगों को खिलाफी मेरिट भर्ती किया। कुछ लोग अहल भी नहीं थे, उनको भर्ती किया गया। और सिबगत दावड़ साहब ने जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई मेरिट प्रिवेल होने के लिए, ताकि मेरिट वायलेट ना हो, तो उसको पहले तो उस पर इंक्वायरी बिठाई गई, फिर उसको गलत तरीके से, अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से उसको बरतरफ किया गया। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बार बार उसने इंसाफ के दरवाजे खटखटाए। अगर उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाता, अगर मेरिट को
इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और मेरठ के खिलाफ इस तरह भर्तियाँ हो रही है और कोई आवाज़ भी उठाए तो उसको बरतरफ किया जाए, तो हम हक बजानिब होंगे कि बनू डिवीज़न से हम अपने स्ट्राइक का एहतजाज करें और उसको फिर बाकी सूबे तक फैलाएँ। आज हम इस 5 इश्यूज़ पे डिटेल में हमने बात की। अगर इसको हल नहीं किया जाता फिलफोर तो हमारे पास पूरा लाहे अमल मौजूद है कि हम शुरू में एहतजाज शुरू करें, हर जगह से लोकल एहतजाज शुरू करें। पहले लेफ्ट ओवर के साथ PGMI में एहतजाज शुरू करें, सिफत दावड़ के साथ बनू में एहतजाज शुरू करें, कैटेगरी B के इशू के बारे में एबटाबाद से एहतजाज शुरू करें और फिर इसको सूबे भर तक फैलाएँ। फिर सारे मेडिकल ऑफिसर, सारे कंसल्टेंट्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स स्टाफ, सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस स्ट्राइक को पूरे सूबे तक फैलाएं और सेहत के निज़ाम को रोक दें। हम भी मरीजों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, हम भी तंग आ गए हैं हुकूमत के कोल्ड रिस्पांस से, हुकूमत के मायूसकिन रवैये से। हर फाइल, हर लेटर, हर नोटिफिकेशन फाइलों में गुम हो जाता है, कोई अमल नहीं हो रहा। तो अगर ये इस तरह सिलसिला जारी रहता है तो हम एहतजाज जल्द शुरू करेंगे। बाकी अगर आपके कोई सवालात हो तो उसके लिए यू आर वेलकम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।